नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम बात करते हैं उन खबरों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। उन खबरों से सीधे तौर पर आपका जुड़ाव हो, इसीलिए आपके लिए हमने खास व्यवस्था जनमत में की है। खबरों पर जुड़े हुए सवाल हम आपके सामने रखते हैं सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। उस पर आप सवाल देखिए, अपना जवाब दीजिए और जवाब यानी परिणाम आपको हम जनमत में दिखाते हैं। तो चलिए जनमत के सफर को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको आखिर किन खबरों से बाखबर होने की जरूरत है। तो खबरों से बाखबर होने के लिए आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से वो खबरें जो आपसे, देश से सरोकार रखती हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए, क्यों आपको समझना होगा इस खबर को। शिकारी खुद बना शिकार। शिकारी खुद कैसे शिकार बन गया? साइबर क्राइम के मामले तो आप लगातार सुनते देखते आए हुए होंगे, लेकिन साइबर क्राइम करने वाला ठगी अगर पुलिस बनकर एक असली पुलिस वाले को कॉल करे और उसका ही शिकार हो जाए तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प कहानी हो जाती है। तो किस तरह से शिकारी खुद शिकार हुआ है, इसका जिक्र आज विस्तार से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ सोचिए क्या होगा कि अगर आपकी शादी हो और आप शादी के मंडप तक पहुंच ना पाए और इसकी वजह बन जाए देर से चलने वाली ट्रेनें। कुछ ऐसा ही होने वाला था इस देश में भी। एक खास दूल्हे के साथ शादी थी उसकी, लेकिन शादी से चूकते चूकते बच गया दूल्हा, क्योंकि रेल मंत्रालय ने, रेलवे ने इसकी समस्या सुनी और समस्या का समाधान भी निकाला। पूरी कहानी और ये वायरल हुई कहानी क्या कहती है, वायरल वीडियो क्या कहता है, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस के नाम से ही जिहादी थर थर कांप रहे हैं। वो जिहादी जो हिंदुओं को लगातार टारगेट कर रहे थे, वही जिहादी अब लॉरेंस के टारगेट पर हैं। किस तरह से जिहादियों में लॉरेंस बिश्नोई का खौफ बढ़ चुका है, विस्तार से आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ जनमत में राजनीति की बात ना हो, ऐसा तो संभव है ही नहीं। और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो इन दिनों सारी की सारी राजनीति महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर जाकर केंद्रित हो गई है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से जाति जनगणना का जिन निकला। कांग्रेस की तरफ से जाति जनगणना को लेकर लगातार बातें कही जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये जातिगत जनगणना क्या साजिशन हिंदुओं को तोड़ने का आधार बनेगी? और उस आधार को जो विपक्ष बनाना चाहता है, हिंदुओं को तोड़ना चाहता है, उसे बचाने के लिए बटेंगे तो कटेंगे एक नई नींव तैयार कर रहा है। इन दोनों ही पक्षों का क्या कहना है, इस पर होगी राजनीति के चश्मे से दिलचस्प बातें। और इसी के साथ साथ जरा आगे बढ़ते हैं। बेहद खास ये खबर होगी क्योंकि जिहाद का जो नया टेरर प्लान है वो देश में किस तरीके से खतरनाक मंसूबों के साथ सामने आया है। अलकायदा का ये नया जिहादी टेरर प्लान क्या कहता है, दिल्ली पुलिस ने किस तरह से इसे क्रैक किया है, ये तमाम बातें विस्तार से आज जनमत में बताने की कोशिश होगी। तो ये वो खबरें थी जिनसे आपको बाखबर होने की जरूरत है। अब आइए जरा विस्तार की तरफ चलते हैं और विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर जिस बात को हमने पहले कहा था कि शिकारी कैसे खुद शिकार बन गया, ये बात तो आपने कभी ना कभी सुनी ही होगी कि शिकारी खुद शिकार हो गया। और जो मामला आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल भारत में साइबर क्राइम के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साइबर अपराधी नए नए तरीके अपनाकर ठगने में माहिर हो गए हैं। हालांकि हाल ही में केरल के त्रिशूर में एक अजीब घटना सामने आई, जहां एक ठग जो खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा था, उसे अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। और ये झटका उसे तब लगा जब उसका शिकार बना व्यक्ति असल में एक पुलिस अधिकारी निकला। सोचिए, नकली पुलिस ऑफिसर झांसे में था कि सामने वाला जिसे वो आसानी से ठग रहा था, अंततः वो असली पुलिस वाला निकलता है, पुलिस अधिकारी निकलता है। ये दिलचस्प मामला तब सुर्खियों में आया जब त्रिशूर सिटी पुलिस ने इस पूरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो के साथ विभाग ने एक मजेदार टिप्पणी भी की जिसमें लिखा हुआ था, वो बाघ जिसने बाघ को पकड़ा। वीडियो की शुरुआत में ही ठग एक पुलिस अधिकारी के कपड़े पहने हुए खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताते हुए अपना परिचय देता है।
इसके बाद त्रिशूर के पुलिस अधिकारी ने ठग से बातचीत शुरू की और कहा कि उसका कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में जैसे ही अधिकारी ने कैमरा सही किया और अपना चेहरा दिखाया, वो ठग से जिस तरह से उसने ठग से बड़ी कैजुअली पूछा, क्या करते हो? ये सवाल सुनते ही ठग हैरान रह जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने जो गलती की है वो अब पकड़ी जा चुकी है। ठग के चेहरे पर अविश्वास की हंसी आ जाती है। अधिकारी मौके का फायदा उठाते हुए ठग से कहते हैं कि इस काम को छोड़ दो, मुझे तुम्हारा पता, तुम्हारी लोकेशन सब कुछ मिल गया है। ये साइबर सेल है, अब तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम ये काम बंद कर दो। अब देखिए यहाँ पर कैसी परिस्थिति थी। एक तरफ ठग था जिसने ये सोचा कि वो जिसे ठग रहा है बड़े आसानी से ठग सकेगा। असली नहीं नकली पुलिस बनकर ठगने का प्रयास था, लेकिन इस बार शिकारी शिकार इसलिए हो जाता है क्योंकि जिसका शिकार वो करना चाह रहा था वो खुद एक पुलिस अधिकारी था। अब जब एक घोटालेबाज फर्जी पुलिस वाले का गलती से नंबर असली पुलिसकर्मी को लग गया, तो उसके बाद जो उस नकली पुलिस वाले की हालत हुई उसे देखकर लोग को मजे ले रहे हैं। इस घटना को संयोग कहे या फिर कुछ और, लेकिन घोटालेबाज आदमी की देखने लायक हालत थी। इस वायरल वीडियो पर यूजर्स काफी मजे ले रहे हैं। ये घोटाला पिछले कुछ समय से चल रहा है, जहां घोटालेबाज पुलिस अधिकारी के रूप में कपड़े पहनता है और किसी बनावटी चीज के लिए पैसे देने को कहता है। इस बार घोटालेबाज ने त्रिशूर सिटी पुलिस साइबर सेल को फोन किया। घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी पुलिस की फर्जी वर्दी पहनकर कॉल कर रहा है और दूसरी तरफ बैठे आदमी से बोल रहा है कि कैमरा काम नहीं कर रहा है। जैसे ही वो अपने कैमरा ठीक करता है, घोटालेबाज आदमी सन्न रह जाता है। दरअसल उसने गलती से असली पुलिसकर्मी को फोन लगा दिया था। जैसे ही असली पुलिस वाला अपने बारे में बताना शुरू करता है, बताता है, कहता है कि तुम्हारी लोकेशन और सारी जानकारी हमारे पास है, तो फर्जी पुलिस वाले की हालत देखने लायक होती है। उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। ये कॉल साइबर सेल में लग गई थी, जिसका अंदाजा ठगी करने वाले को भी नहीं था, उस धोखेबाज ठग को भी नहीं था। अब क्योंकि ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, तो आप भी एक नजर जरा इस वीडियो पर डालिए कि कैसे शिकारी खुद शिकार हो गया। My camera is not working properly, sir. Move your camera a bit down. Yes. What do you do? ദൈവമേ മൂർഖനെയാണല്ലോ ചവിട്ടിയത്. नमस्कार नमस्कार। ये छोड़ दो भाई, ये काम छोड़ दो, आपको अच्छी तरह से नहीं चलेगा, समझा? आपका लोकेशन मुझे मिला है, आपका एड्रेस मुझे मिला है, सब कुछ मुझे मिला है। ये साइबर सेल है भाई, क्या देखो, ये साइबर सेल है। माई कैमरा इज नॉट। तो देखिए शिकारी कैसे खुद शिकार हो गया और साइबर अपराधियों से सावधान रहना जरूरी है। त्रिशूर पुलिस के इस वीडियो को ठग को बेनकाब कर दिया है और अगर हम सतर्क और जागरूक रहें तो यकीन मानिए साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। खासतौर से सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारी सुरक्षा के लिए हमारी सावधानी और पुलिस की तत्परता बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए कहते भी हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए थोड़ा संभल कर। अब क्योंकि ये महत्वपूर्ण खबर है और इस पर इसीलिए हमने आपके सामने पोल भी रखा हुआ है। आइए जरा जल्दी से पोल पर नजर डाल लेते हैं, क्या कह रहा है आज का पोल। तो हमने आपसे सवाल पूछा था कि साइबर अपराधियों से सावधान रहना जरूरी है, तो देखिए आप में से 98% लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं। 98% लोग ये कह रहे हैं कि साइबर अपराधियों से खुद सावधान रहने की जरूरत है। 2% हालांकि इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली वायरल खबर की कि कैसा हो यदि आप दूल्हा या दुल्हन हो और ट्रेन से सफर करके मंडप में पहुंचने की तैयारी कर रहे हो। सारे मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं, सभी
इस इंतजार में हैं कि अभी दूल्हा दुल्हन मंडप तक आएंगे, शादी की जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है, उसका निर्वहन किया जाएगा। लेकिन अचानक तभी आपको ये पता चले कि आपकी ट्रेन 4 घंटे लेट है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। हम जिस घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल एक ऐसा ही दूल्हा अपनी ही शादी में जाने से चूक जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। समय रहते जो समस्या थी उसका समाधान हुआ, लेकिन हुआ क्या था ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दूल्हे की पार्टी जिस ट्रेन से यात्रा कर रही थी वो ट्रेन देर से चल रही थी, 4 घंटे देरी से चल रही थी। लेकिन रेलवे अधिकारियों को जब इस बारे में सूचना दी जाती है तो त्वरित रेलवे की तरफ से विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि दूल्हा और उसकी 34 सदस्यीय बारात समय पर अपनी शादी में पहुंच सके। इसके लिए रेलवे ने बाकायदा एक कनेक्टिंग ट्रेन को रोक दिया, देर से चल रही ट्रेन की गति बढ़ा दी और कनेक्टिंग ट्रेन को तुरंत स्थानांतरित करने के लिए हावड़ा जंक्शन पर व्यवस्था की। इस मामले में दूल्हा मुंबई का चंद्रशेखर बाग है और जो अपनी शादी के लिए अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ गुवाहाटी जा रहा था। 15 नवंबर को ये गीतांजलि एक्सप्रेस में सवार हुए जो मुंबई के सीएसटी स्टेशन और पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन के बीच प्रतिदिन चलती है। ट्रेन के हावड़ा पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 1:05 का है और उन्होंने हावड़ा से गुवाहाटी के लिए सरायघाट एक्सप्रेस में चढ़ने की योजना बनाई थी जो 3 घंटे के सफर के साथ शाम 4:05 पर शुरू होती है। हालांकि शुक्रवार को गीतांजलि एक्सप्रेस सफर जो गीतांजलि एक्सप्रेस है उसका अपने बफर टाइम से 3.5 घंटे ज्यादा देरी से चल रही थी। ट्रेन ट्रैकिंग वेबसाइट NTES से पता चलता है कि जब ट्रेन खड़गपुर पहुंचती है तो 3 से 3.5 घंटे ये ट्रेन पहले ही लेट हो चुकी थी। शादी की पार्टी में कुछ वरिष्ठ नागरिक शामिल थे और ये स्पष्ट हो गया कि अगर ये कनेक्टिंग ट्रेन से छूट गए तो वो गुवाहाटी की यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इस बात से चिंतित कि वो अपनी शादी मिस कर देंगे, चंद्रशेखर बाग ने मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित रेलवे अधिकारियों को टैग करते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया, स्थिति बताई और मदद की गुहार लगाई। दूल्हे पक्ष की खुशी के लिए ट्वीट मिलने के बाद पूर्वी रेलवे अधिकारी हरकत में आ गए। गीतांजलि एक्सप्रेस के आने तक सरायघाट एक्सप्रेस को हावड़ा जंक्शन पर कुछ देर के लिए रोका गया। गीतांजलि एक्सप्रेस के लोको पायलट को ट्रेन की गति तेज करने की सूचना दी गई और फिर मार्ग में ऐसी व्यवस्था की गई ताकि ट्रेन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी निर्धारित स्टॉपेज के आगे बढ़ सके। इतना ही नहीं, स्टेशन के अधिकारियों ने दूल्हे की पार्टी और उनके सामान को प्लेटफॉर्म में 21 से प्लेटफॉर्म 9 पर स्थानांतरित करने की भी व्यवस्था कर दी। तो देखिए, धन्यवाद देना चाहिए, रेलवे त्वरित व्यवस्था करता है और जिस तरीके से ये दूल्हा अपनी शादी में पहुंचने से चूकने वाला था, लेकिन रेलवे ने इस पर मदद की और इसी से जुड़ा हुआ हमने आपसे सवाल भी पूछा, हमने आपके सामने प्रश्न रखा कि क्या रेल विभाग के इस कदम की सराहना होनी चाहिए। तो आप में से 97% लोग ये कहते हैं बिल्कुल, रेलवे द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है। हालांकि 3% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। बेहद खास मुद्दे के साथ अब हम इस जनमत के सफर को आगे बढ़ाएंगे। बात हम बांग्लादेश की करने वाले हैं। बांग्लादेश जो हिंदुओं के लिए नरक बन चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और नफरत ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब बांग्लादेश की पुलिस ने हिंदू धार्मिक संगठन इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा को लेकर आतंकी संगठन उसे करार दे दिया है और पुलिस का यह दावा है कि इस्कॉन के सदस्यों का हाथ देश में हो रही सामुदायिक हिंसा में शामिल है। इसके पहले इस्कॉन के वरिष्ठ प्रचारक चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ भी देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। इस घटनाक्रम ने बांग्लादेश में हिंदू संगठनों और उनके अनुयायियों के बीच चिंता की लहर फैला दी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी गुट लंबे समय से हिंदुओं को लगातार निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब सीधे सरकार और पुलिस द्वारा ही हिंदू संगठनों को टारगेट किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस्कॉन जैसे भक्ति संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं।
दरअसल बांग्लादेश की पुलिस और सेना के इंटेलिजेंस विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाते हुए दावा किया कि इस्कॉन की गतिविधियां हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। जय श्री राम कहने वाले लोगों को अब आतंकवादी करार दिया जा रहा है, जो बांग्लादेश सरकार की तानाशाही सोच को उजागर करता है। अब आप खुद सोचिए कि जय श्री राम कहने वाले आतंकी कैसे हो सकते हैं। बांग्लादेश में सामुदायिक हिंसा की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जिनमें हिंसा करने वाले अक्सर भगवा पहनने वाले इस्कॉन के अनुयायी नहीं होते, बल्कि जब देश प्राकृतिक आपदाओं से जूझता है जैसे बाढ़ या अकाल, तो इस्कॉन के साधु संत हमेशा मदद के लिए, सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, अपनी भागीदारी निभाते हैं। इस्कॉन के अनुयायी लोगों को भोजन, चिकित्सा और राहत सामग्री प्रदान करते हैं। बावजूद इसके इस्कॉन को हिंसा और आतंकवाद से जोड़ना बांग्लादेश की सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका में चुनाव से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति चिंता जताई थी, जो ये संकेत देता है कि यूनुस सरकार की नीतियों से पश्चिमी देश भी खुश नहीं है। इसके अलावा आवामी लीग ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी में मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अगर ये शिकायत स्वीकार होती है तो यूनुस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू हो सकती है, जिससे उनके पद पर संकट खड़ा हो सकता है। विश्लेषक ये भी मानते हैं कि मोहम्मद यूनुस सरकार का असली मकसद बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लंबा खींचना है। हिंदुओं को प्रताड़ित करके और इस्कॉन जैसे संगठनों पर गलत आरोप लगाकर यूनुस अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्ण भक्तों को किस तरीके से आतंकी और इस्कॉन जैसे संगठन को आतंक बताया जा रहा है, बांग्लादेश की कट्टरपंथी सोच इसी से ही उजागर होती है। और इसीलिए हमने आज आपसे प्रश्न पूछा कि बांग्लादेश की तानाशाही सोच क्या इस बात से उजागर हो गई है। तो आप में से 98% लोग ये मानते हैं कि बांग्लादेश की तानाशाही जिहादी सोच उजागर हुई है इस्कॉन जैसे संगठन पर सवाल खड़ा करके, और हालांकि 2% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। अब इस्कॉन जैसे भक्ति संगठन पर गंभीर आरोप तो बांग्लादेश की सरकार, पुलिस ने लगा दिया है, और ऐसे में आपको यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते चले। बांग्लादेश के सॉलिसिटर जनरल ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि बांग्लादेश में क्योंकि मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देना चाहिए, यानी बांग्लादेश को पूरी तरह से इस्लामिक देश करार दे देना चाहिए। ये बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। इसलिए समेकित रूप से वैश्विक मंच पर इसकी बड़ी चर्चा होनी चाहिए और इसका समाधान भी निकाला जाना चाहिए। एक तरीके से बटेंगे तो कटेंगे ने विपक्षी की नींद उड़ाकर रखी हुई, और यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव या फिर झारखंड चुनाव के दौरान जब बटेंगे तो कटेंगे का ये नारा गूंजा तो खास तौर से विपक्षी परेशान हो गए। पहले तो ढूंढने लगे कि बटेंगे तो कटेंगे की काट क्या निकालें। अब जब कुछ समझ में नहीं आया तो जातिगत जनगणना के जिन को एक बार फिर से बाहर निकाला गया है। दरअसल प्रियंका गांधी शिरडी में प्रचार कर रही थी और इस दौरान उन्होंने कहा, चुनौती दे डाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को कि वो जातिगत जनगणना कराएं और 50% के आरक्षण के बैरियर को खत्म करके उसे और बढ़ा दें। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर यह कह रही है कि दरअसल ये हिंदुओं को तोड़ने की एक बड़ी साजिश है, जो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी महाविकास अघाड़ी मिलकर कर रही हैं, क्योंकि जातियों के आधार पर, जातियों के नाम पर हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है, जबकि बटेंगे तो कटेंगे धर्म के आधार पर हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास है। अब महाराष्ट्र और झारखंड में जब इस तरीके की परिस्थिति बन गई है तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे की बात को समझा जाएगा या फिर जातिगत जनगणना को आधार बनाकर वोट किया जाएगा। हिंदू एकता एकजुट हो रही है, हिंदू एकजुट हो रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जातियों में
हिंदुओं को तोड़कर एक नई राजनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ये कह रही है, विपक्ष पर आरोप लगा रही है, लेकिन इसका कितना बड़ा असर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। आने वाले चुनाव के नतीजे क्या होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले ये बेहद खास है कि बटेंगे तो कटेंगे से पूरी तरह से विपक्ष घबराया हुआ है और इसीलिए हिंदुओं को तोड़ने के लिए जातिगत जनगणना के चिन्ह को बाहर निकाल दिया गया है। रिपोर्ट देखते हैं। इस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को कि जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को। मैं चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे भाई आरक्षण के खिलाफ हैं। वो व्यक्ति जो मणिपुर से मुंबई तक जिसने यात्रा की, न्याय यात्रा की, न्याय मांगने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ है। झूठ बोलते हैं। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जरिए हिंदू समाज की जाति विभाजन को रोकने की कोशिश कर रही है। इसके चलते बीजेपी एक रणनीति के तहत हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव को पूरी तरह सेट करने में जुटी है। तो वहीं विपक्ष भी इसका पूरी मजबूती से काउंटर करता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव इस तरह सेट किया जिसे बीजेपी के शीर्ष नेताओं और आरएसएस का तो समर्थन मिला ही। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक अपनी रैलियों में इसका जिक्र करते नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां इससे हटकर कोई और नारा देने की जगह इसी के इर्द गिर्द अपने नारे और सियासी एजेंडा गढ़ने में जुटी हुई है। वहीं हिंदुओं की एकता में फूट डालने की अपनी पुरानी रणनीति को भी विपक्ष मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ, जिस फूट डालो रणनीति का सहारा लेकर आज तक विपक्ष हिंदुओं को तोड़ता और बांटता रहा है, उसी रणनीति का हिस्सा है जातिगत जनगणना। सीएम योगी ने 3 महीने पहले बांग्लादेश के हालात पर टिप्पणी करते हुए आगरा के एक कार्यक्रम में कहा था, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक की आलोचना कर रहे हैं। खड़गे ने महाराष्ट्र में कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, अगर हम एकजुट हैं तो सुरक्षित हैं। लेकिन असली खतरा किसे है? क्या कोई समस्या है? क्या देश को संघ बीजेपी और मोदी से खतरा है? वहीं झारखंड की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो साधु का ड्रेस पहनते हैं पर लोगों के बीच जाकर बटेंगे तो कटेंगे जैसी बातें बोलते हैं। क्या ये साधु का काम है? ऐसी बात तो कोई टेररिस्ट ही बोल सकता है, कोई संत नहीं बोल सकता। दरअसल विपक्ष जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण के बैरियर को तोड़ने की इन दिनों वकालत करके सियासी एजेंडा सेट कर रहा है। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के हिंदुत्व के नैरेटिव की काट के लिए कांग्रेस मौके की तलाश में थी। जैसे ही महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जातियों में बांटने का आरोप लगाया, वैसे ही राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने तय किया कि वो इस बयान के आधार पर प्रधानमंत्री और बीजेपी को जातीय जनगणना का विरोधी बताएगी, साथ ही आरक्षण की सीमा तोड़ने के अपने वायदे को भी धार देगी। कांग्रेस प्रधानमंत्री के बयान को जातीय जनगणना के खिलाफ बताते हुए नैरेटिव सेट कर रही है। अब ये तो साफ है कि बीजेपी धार्मिक आधार पर जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस जाति के आधार पर तोड़ने का प्रयास कर रही है।
अब जोड़ने और तोड़ने की इस राजनीति को जानते हुए ही योगी आदित्यनाथ ने पहले ही संदेश दे दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कि जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती। तो राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन अब तो वोटर्स को सोचना होगा, हिंदुओं को सोचना होगा। हम भी लगातार कहते रहे हैं कि जब जब हिंदू कटा है तब तब देश भी कटा है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब दिल्ली एनसीआर की, और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता का लेवल लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में चला गया है। प्रदूषण का इतना बढ़ना सेहत के लिए काफी खतरनाक माना जा रहा है। बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये जानलेवा साबित हो रहा है। जिस राजधानी को केजरीवाल सरकार सिंगापुर जैसी स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया करते थे, वो आज जल से लेकर वायु तक सीधे तौर पर नारकीय जीवन में बदल चुकी है, नरक में बदल चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली में AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में चला गया है। AQI 400 से अधिक हो गया है। पॉल्यूशन का इतना बढ़ना सेहत के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस तरह का प्रदूषण शरीर के लगभग हर एक अंग को नुकसान पहुंचाता है। जिन लोगों को पहले से ही सांस की बीमारी है, उनकी समस्या इस मौसम में काफी बढ़ जाती है। बुजुर्गों और दिल के मरीजों के लिए प्रदूषण मौत का कारण भी बन सकता है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि जब AQI 400 से अधिक हो जाता है तो इससे सांस की बीमारियां होने लगती हैं। इनमें अस्थमा, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज यानी जिसे COPD कहा जाता है, निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है। निमोनिया छोटे बच्चों को होता है और ये जानलेवा साबित होता है। बढ़ते प्रदूषण का असर हार्ट पर भी पड़ता है। पॉल्यूशन से मौजूद, जब पॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो पॉल्यूशन में ही प्रदूषण में मौजूद छोटे छोटे कण सांस के जरिए खून में चले जाते हैं। ये हार्ट के आसपास की नसों में जमने लगते हैं और वहां रुकावट पैदा करते हैं। इससे हार्ट अटैक आ सकता है। कुछ वायु प्रदूषक तत्व जैसे कि PM या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसे PAH कहा जाता है, वो कैंसर का कारण बनता है और इससे लंग्स कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो खतरा बड़ा है और इसीलिए इस खतरे से बचने के लिए, समस्या से बचने के लिए समाधान की जरूरत है। राजनीति से काम नहीं चलेगा। राजनीति हर मुद्दे पर होनी चाहिए, लेकिन मुद्दा अगर लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ हो तो वहां राजनीति नहीं बल्कि समेकित रूप से साथ आकर समाधान निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। जनमत का भी यही प्रयास रहता है कि ऐसी खबरों पर आपको जागरूक करें, बाखबर करें। आज के जनमत में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ, बड़ी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आकलन जरूर करिएगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर संकल्प जरूर करना है और इसीलिए एकजुट रहना है। जनमत में अभी बस इतना ही। जय हिंद।